Good afternoon, all of you. Welcome you all on our YouTube channel, The Learning Garden. I am Dr. Manju. Today we are doing Chapter 6, Life Processes from Class 10 NCERT Science book. So in this chapter, first we start with introduction part, and in this video we will read about introduction. So first we start with what is the difference between being alive or not alive. मतलब हम कैसे बोलते हैं कि मतलब कैसे कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है दैट इज अलाइव और नॉट अलाइव। तो मान लो आप देख रहे हैं कि मान लो एक डॉग रन कर रहा है या काउ चू कर रही है, कोई मैन जो है लाउडली शाउट कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि दीज आर द लिविंग बीइंग। क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमने वहां पे कुछ एक्शंस देखे हैं। बट मान लिया कि एक्शन नहीं हो रहा है, ये सब सो रहे हैं, देन व्हाट हैपन? तो आप देखेंगे कि अगर मान लो कुछ ब्रीदिंग मूवमेंट हो रही है क्या, अगर ब्रीदिंग मूवमेंट हो रही है देन यू विल टेल कि यस दीज आर लिविंग बीइंग्स। ओके, अब प्लांट्स के बारे में क्या? आप प्लांट्स के बारे में कैसे बताएंगे कि दे आर लिविंग और नॉट लिविंग या दे आर अलाइव और नॉट अलाइव? तो प्लांट्स में हम क्या देखेंगे कि प्लांट्स यदि ग्रीन है, यदि उनमें ग्रोथ हो रही है, तो आप बोलेंगे कि यस दे आर अलाइव। बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें जो है कलर अदर देन ग्रीन कलर्स के लीव्स रहते हैं, तो उनमें हम क्या बोलेंगे? हम देखेंगे कि यदि उनमें ग्रोथ हो रही है, कुछ मूवमेंट हो रही है जैसे ग्रोथ रिलेटेड है, तो हम ये बोलेंगे कि यस दे आर बीइंग अलाइव। अब मान लो कोई प्लांट ऐसा है कि उसमें विजिबल जो ग्रोथ है वो विजिबल नहीं है, या फिर हम यूं कहें कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनका जो ब्रीथिंग मूवमेंट है वो विजिबल नहीं है, तो फिर आप क्या बोलेंगे कि जो विजिबल मूवमेंट है वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी लाइफ की? बताइए। अब ये बताइए, मतलब देखिए, अगर मान लो किसी स्मॉल स्केल पे आपका मूवमेंट हो रहा है जो कि नेकेड आई से विजिबल नहीं है, बट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो दे आर लिविंग बीइंग्स। बट आप अब क्वेश्चन क्या बन रहा है? क्वेश्चन ये बन रहा है कि जो क्या ये जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, चाहे हमें वो दिखाई दे या ना दे, जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, इज दैट नेसेसरी फॉर लाइफ? तो यदि ये क्वेश्चन आप किसी बायोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो आपको आंसर मिलेगा यस। बट यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी आ गई है वायरसेस को लेके। वायरसेस का क्या है कि वो जब तक अपने में रहते हैं उनमें कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है, जब तक वो किसी दूसरी सेल को इन्फेक्ट ना कर दें। तो अभी वायरसेस के बारे में मतलब हम वायरसेस को क्या कंसिडर करें, दे आर अलाइव और नॉट? तो ये यहाँ पे कंट्रोवर्सी है, इसके बारे में आगे स्टडी करना और बताना हमें भी। ओके, अब देखेंगे, अब जैसे हमने बताया कि अगर कहीं मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रही है तो हम बोलेंगे कि दे आर लिविंग बीइंग। बट अब क्वेश्चन क्या है कि लाइफ के लिए ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, व्हाई दिस मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नीडेड? तो आपने पहले पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर रहती है। मतलब जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स रहते हैं, ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स, और सेल के अंदर और छोटे छोटे कंपोनेंट्स रहते हैं। होता क्या है कि जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट के इफेक्ट में आते हैं तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर स्ट्रक्चर है ये ब्रेक होना शुरू हो जाती है विद टाइम। अब मान लो ये अगर जो स्ट्रक्चर्स है हमारी वो ब्रेक डाउन होगी तो ऑर्गेनिज्म जो है दे विल नो लॉन्गर बी अलाइव। तो क्या करना रहेगा कि इनको बचाने के लिए कुछ रिपेयरिंग और मेंटेनेंस प्रोसेस चलेंगे। तो लिविंग क्रिएचर में क्या है कि ये जो रिपेयरिंग और मेंटेनिंग बॉडी स्ट्रक्चर वो बहुत ही एसेंशियल है। और अगर ये एसेंशियल है तो हमने देखा कि जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब इनके रिपेयर के लिए, इनके मेंटेनेंस के लिए मॉलिक्यूल का मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। तो अब समझ में आया कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों नीडेड है फॉर लाइफ। आई होप कि दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि व्हाई द मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर नीडेड फॉर लाइफ। क्योंकि जितने भी बॉडी में प्रोसेसेस होंगे रिपेयरिंग के, मेंटेनिंग के, एक बॉडी स्ट्रक्चर को, एक बॉडी सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, तो उसमें कुछ मूवमेंट होगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो मॉलिक्यूल्स से बने हैं, तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट आर एसेंशियल फॉर लाइफ। अब हम ये देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें कौन कौन से मेंटेनेंस प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट किया है। अब थोड़ा सा हम ये देखना चाहेंगे कि ये लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं। तो अभी जैसे हमने जिक्र किया
कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में एक मेंटेनेंस फंक्शन गो ऑन रहता है, जब चाहे वो कोई काम करें या ना करें। लेकिन जैसे मान लो ब्रीदिंग है और जो आपने खाना खाया वो खाना डाइजेस्ट होता रहता है, तो भले ही आप सो रहे हैं बैठे हैं लेकिन कुछ प्रोसेसेस जो है होते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस हैं जो हमारी बॉडी में चलते रहते हैं, और ये क्यों चलते रहते हैं, जैसा कि हमने जिक्र किया कि जो बॉडी सिस्टम के अंदर बहुत सारे टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनको मेंटेन रखने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी बहुत सारे फंक्शंस प्रोसेस करती है, एक साथ परफॉर्म करती है। और उन प्रोसेस को जो टुगेदर परफॉर्म किए जाते हैं टू मेंटेन द बॉडी सिस्टम बैलेंस, उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अगर हम बात करें कि ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस है ये क्यों रिक्वायर्ड है, तो हमने अभी जैसे देखा कि मेंटेनेंस प्रोसेस इसलिए रिक्वायर्ड है कि जो एनर्जी हमें चाहिए उस एनर्जी के लिए हमारी जो बॉडी सेल्स हैं वो कुछ मूवमेंट करेंगी, और उनका जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनका डैमेज ना हो, वो ब्रेक ना हो, तो उन सबको मेंटेन करने के लिए ये लाइफ प्रोसेसेस रिक्वायर्ड हैं। अब ये देखिए कि हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं, तो जो बॉडी में जो एनर्जी सोर्स है वो आउटसाइड रहता है। अभी क्या है कि यहाँ पे फिर एक प्रोसेस होगा कि हम बाहर से एनर्जी लेते हैं, और एनर्जी का मेन सोर्स हमें पता है कि फूड है। तो अब जो ये फूड है जो हम बाहर से लेते हैं इनसाइड द बॉडी, तो यहाँ पे एक प्रोसेस काम करेगा जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एक यहाँ पे लाइफ प्रोसेस एक हो गया न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होगी, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस टू ट्रांसफर ए सोर्स ऑफ एनर्जी from outside the body of organism to the inside, and this process is called nutrition। हम मान लो बॉडी साइज को ग्रो करना है, तो अब ये जो फूड जो हमने लिया इसके साथ साथ कुछ एडिशनल रॉ मटेरियल्स भी रिक्वायर होगा। और हमें पता है कि अर्थ पे जो लाइफ है वो मेनली डिपेंड करती है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे, और जो हमारे बहुत सारे फूड सोर्सेज हैं वो भी कार्बन बेस्ड हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं दे यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। अब इसमें अगर हम यहाँ पे बस एक लाइन में समझाना चाहूंगी कि जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग जो सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, बट एनिमल्स जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस होते हैं, तो वो हम समझेंगे आगे। अब देखेंगे, अब ये देखिए जो आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी है वो भी अलग अलग है। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है प्लांट खाते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो ये भी आपका जो आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो भी अलग अलग है। और क्योंकि इन्वायरमेंट जो है दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। आप ये बताइए क्या आप इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप डायरेक्ट एनर्जी, मतलब जहाँ पे हमारी बॉडी सेल को एनर्जी चाहिए, क्या हम उससे डायरेक्ट एनर्जी ले सकते हैं? इवन अगर हम चाहे ह्यूमन बीइंग की बात करें, चाहे जंगल के राजा शेर की बात करें, क्या कोई भी इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकता है? आपका आंसर होगा डेफिनेटली नो। तो ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जैसे हमने फूड लिया तो उसको हमें ब्रेक डाउन करना पड़ता है। और एनर्जी मतलब ऐसे तो मतलब खाना लिया और एनर्जी मिल गई ऐसे तो होता नहीं है। हम खाना इनटेक करते हैं, उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद जो उसके कंपोनेंट होते आते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, खाने से हमें ग्लूकोज मिला। ग्लूकोज जो है फिर जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन होती है बॉडी में, और फिर वो केमिकल रिएक्शन से हमें एनर्जी मिलती है। तो अभी मतलब जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं कि कैसे हमें बॉडी में एनर्जी मिलेगी, तो इन प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए मोलिकुलर मूवमेंट नीडेड है। तो अभी जो हमने पढ़ा था कि ये मोलिकुलर मूवमेंट क्यों रिक्वायर्ड है, तो ये आई थिंक कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि बॉडी में जो मोलिकुलर मूवमेंट है वो क्यों नीडेड है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करें, हाँ, जैसा कि हमने बताया कि केमिकल रिएक्शन की सीरीज बॉडी में चलती रहती है और मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है होता रहता है। और यहाँ पे जैसे चैप्टर 1 में हमने ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस पढ़ी थी ना, तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस हैं ये मोस्ट कॉमन केमिकल रिएक्शंस हैं टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपने देखा होगा
ऑक्सीजन जो है आउटसाइड बॉडी के आउटसाइड से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं अपना मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, अपनी नोज के थ्रू इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। तो लाइक ह्यूमन बीइंग बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी। तो ये जो प्रोसेस है, process of acquiring oxygen from outside the body and use it in the process of breakdown of food sources for cellular need, this process is called respiration। अभी हम चलो समझते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है। जो हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, और इस ऑक्सीजन को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, जो हमने फूड लिया था, फूड के कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन हो गए थे और उस ब्रेक जो ग्लूकोज बना, फाइनली ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, फिर हमें एनर्जी मिलेगा। तो मतलब जो फूड से हमें एनर्जी मिलती है, तो वो एनर्जी कब मिलेगी, जब हमारा जो फूड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन हमें चाहिए, तो ऑक्सीजन हम कहाँ से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, आउटसाइड द बॉडी एक्वायर कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन एक्वायर कर रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी और इस ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज, किसके लिए, फॉर एनर्जी नीड। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो अभी यहाँ तक हमारे दो प्रोसेस की डेफिनेशन क्लियर हुई, व्हाट इज न्यूट्रिशन प्रोसेस एंड व्हाट इज द रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक सिंगल सेल रहता है, तो उसमें तो ये जो डिफरेंट प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स रहते नहीं है, क्योंकि एक ही सेल है, वहीं से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है, वहीं से आपका इनटेक ऑफ फूड हो जाता है और वहीं से आपके रिमूवल ऑफ वेस्ट हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि आपका एक ही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल है, और ये जो सेल है आपका, ये आपका जो इन्वायरमेंट है उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। आपके सेल का जो सरफेस है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है आपके सराउंडिंग के, आपके इन्वायरमेंट में। तो वो एक सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस है, आपका इनटेक, इनहेल, एक्सहेल और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट सब वहीं से हो जाता है। बट व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, और जो बॉडी सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स हो जाए, तब क्या होगा। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो यहाँ पे आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम रहता है, और यहाँ पे जैसे जो सेल हैं दे आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, तब क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन जो है आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ और बॉडी में प्रोसेस होंगे, कुछ और मूवमेंट होंगे, चलो उनको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि बॉडी में जो है ना डिफरेंट ऑर्गन्स बना दिए हैं ताकि वो अपने अलग अलग फंक्शन, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को परफॉर्म करें। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पूरा एलिमेंट्री कैनाल, आप देखेंगे आगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे न्यूट्रिशन प्रोसेस में, तो कैसे पूरा एलिमेंट्री कैनाल मतलब जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स है और वो अपना स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे तो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं कि बॉडी पार्ट्स को स्पेशलाइज कर दिया है कि ये जो बॉडी पार्ट्स हैं ये स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज का वहां पे आइडिया आता है आपको जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि जैसे मान लो फूड का अपटेक है, ऑक्सीजन का इनहेल है, तो यहाँ पे जैसे हमने बताया कि स्पेशल टिश्यू हैं जो इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि जब फूड और ऑक्सीजन आपने ले तो लिया तो ये आपने एक पॉइंट पे, जैसे हमने फूड का इनटेक किया, ठीक है, हमने माउथ से इनटेक किया और पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल इसमें इन्वॉल्व है, हमने ऑक्सीजन जो अपने नेजल चैम्बर है इनके थ्रू ऑक्सीजन को इनहेल किया और हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है पूरा, ठीक है, वहां तक ऑक्सीजन चला गया। लेकिन ये तो पूरा बॉडी का एक सिस्टम हुआ और हमें जो फूड है और ऑक्सीजन है उसके रिक्वायरमेंट तो सारे बॉडी पार्ट्स को है। तो फिर क्या जरूरत पड़ी कि ये फूड है और ये जो ऑक्सीजन है ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, पूरी बॉडी को सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से इस चीज की नीड क्रिएट हुई, आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की नीड क्रिएट हुई, जो पूरी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, बॉडी के ऑल पार्ट्स को इनकी नीड है, जो फूड है आपका, जो ऑक्सीजन है जो आपने बाहर से लिया। तो अब यहाँ पे नीड हुई एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, जो आपके ऑक्सीजन को, जो आपके फूड को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सप्लाई कर सके। तो ये आ गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब जब केमिकल रिएक्शन कार्बन सोर्सेज यूज करती हैं और ऑक्सीजन यूज करती हैं एनर्जी जनरेशन के लिए। अच्छा, अब जैसा कि हम बात कर रहे थे
कि जब हमारी केमिकल रिएक्शंस कार्बन सोर्स यूज कर रही हैं जो हमें फूड से मिला, और ऑक्सीजन यूज कर रही हैं जो हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू इनहेल किया ऑक्सीजन को, और इनको यूज करके हमने बताया कि हमारी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अब एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे कुछ बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं, और ये जो बाय प्रोडक्ट है ये केवल यूजलेस ही नहीं, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो अगर मान लो आपकी बॉडी में कुछ यूजलेस या हार्मफुल बाय प्रोडक्ट आ गए तो अब इनको निकालना बॉडी से जरूरी है। तो अब ये जो बाय प्रोडक्ट है, वेस्ट बाय प्रोडक्ट है, दे आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट समझ में आ गई कि आपका जो एनर्जी जनरेशन के लिए जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसमें आपके बाय प्रोडक्ट बने, और ये जो बाय प्रोडक्ट्स हैं ये आपके यूजलेस भी हो सकते हैं, आपके हार्मफुल भी हो सकते हैं, तो इनको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है और नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। और इनको बाहर निकालने के लिए जो सिस्टम की जरूरत पड़ी दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन प्रोसेस। तो अगर हम बात करें कि जो बेसिक रूल्स हैं कि जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम बनाया है, तो हमने देखा कि वहां पे फिर आपके कुछ स्पेशल टिश्यू होंगे जो आपका एक्सक्रीशन सिस्टम परफॉर्म करेंगे, एक्सक्रीशन प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि मेनली हमने 4 प्रोसेस यहाँ पे देख लिए हैं, आपका न्यूट्रिशन प्रोसेस, देन रेस्पिरेशन प्रोसेस, एक्सक्रीशन प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। तो इन सब के लिए हमने देखा कि अलग अलग जो है बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जो है ये प्रोसेस जो है परफॉर्म करेंगे। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपके स्पेशलाइज्ड टिश्यूज डेवलप होंगे एक्सक्रीशन सिस्टम के लिए, और विच मीन्स दैट कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे आपका वेस्ट अवे फ्रॉम दिस सेल टू दिस एक्सक्रीटरी टिश्यू। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए आपके अलग से स्पेशलाइज्ड टिश्यू होंगे और एक्सक्रीशन सिस्टम के लिए अलग से स्पेशलाइज्ड टिश्यू होंगे। तो अब तक हमने ये समझा है, बेसिक इंट्रोडक्शन समझा है कि आपके न्यूट्रिशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस, एक्सक्रीशन प्रोसेस और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस क्या क्या है, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में देखा है। अगर इनके ये बेसिक क्वेश्चंस हम देखें इंट्रोडक्शन पार्ट से तो चलो कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है कि व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। तो जैसे हमने बताया कि अगर मान लो आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, वहां तो जो आपका सिंगल सेल है वो आपके एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशिएंट है। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वहां पे जो हमारी सेल हैं, जो बॉडी सिस्टम की सेल हैं, ट्रांसपोर्ट मतलब जो प्रोसेस कैरी आउट करने वाले जो ऑर्गन्स हैं उनकी जो सेल हैं, वो जो सेल्स हैं दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट, so diffusion process is not sufficient to meet the oxygen requirement। जैसे हमने देखा कि इसके लिए तो बहुत सारे प्रोसेस कैरी आउट करने पड़ते हैं बॉडी को, जैसे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए पहले इनहेल करके ब्रीदिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन 2 में देखेंगे। तो आंसर इसका मतलब अगर क्वेश्चन 1 का आंसर अगर हम देखें तो हम यही बोलेंगे कि क्योंकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है, और जो ऑर्गन्स हैं इवन जो सेल हैं, सेल विद इन द ऑर्गन्स who are which are performing the function they are not in direct contact with the environment, so diffusion is insufficient। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि what criteria do we use to decide whether something is alive। जब भी आप कोई मोमेंट देखते हैं, कोई एक्शन देखते हैं, कोई ग्रोथ देखते हैं, तो आप कहेंगे कि समथिंग इज अलाइव। तो ये क्राइटेरिया हो गया आपका एक्शन, मोमेंट, ग्रोथ। ओके, क्वेश्चन 3 देखिए कि व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिजम्स। तो आउटसाइड रॉ मटेरियल्स मेनली आपका फूड है और आपका ऑक्सीजन है। फूड और ऑक्सीजन से आपकी बॉडी में सारे सिस्टम परफॉर्म हो जाते हैं। ओके, अब क्वेश्चन 4 आपका क्या है, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो अभी जो हमने मेन इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा है वो वही है कि आपका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, दीज आर द एसेंशियल कंपोनेंट फॉर मेंटेनिंग लाइफ। अब जो आगे हम प्रोसेसेस देखेंगे, लाइफ प्रोसेसेस, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।